बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस होने वाली हैं। बहुत सैकड़ों प्राणियों की, लोगों की जान जाने वाली है। तो वॉर टाइप सिचुएशंस आ सकती है। वार हो गया तो दुनिया आधे 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। किस तरीके से रहने वाला है क्रिप्टो को लेके ये साल? 2026 का जनवरी और फरवरी ये हिडन पावर लेके आ रहा है ऐसे लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पंडित जी के पॉडकास्ट में। जैसे कि पिछला पॉडकास्ट देखने के बाद आप सब लोगों की क्वेरीज आई, कमेंट्स आए, तो आज हमारे साथ दोबारा से हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं आचार्य अनिल भारद्वाज जी। राधे राधे, जय श्री श्याम जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। आपने पिछले पॉडकास्ट में एक बात कही थी जिससे लोग बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने बहुत कमेंट्स भी किए पूछने के लिए, तो हमने कहा क्यों ना इसको वो किया जाए। आपने एक बात कही थी कि 2025 जो गया वो एक अंगारा था, आने वाला 2026 एक दावानल होगा, वो अंगारा एक दावानल में बदलने जा रहा है जी। तो इस चीज पे थोड़ा डिटेल में प्रकाश डालिए कि क्या क्या होने वाला है 2026 में। देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली आपको समझाऊं तो 2025 का टोटल 9 बन रहा है जो कि मंगल का नंबर है, और 2026 का टोटल 1 बन रहा है जो कि सूर्य का नंबर है। सूर्य एक बहुत बड़ा आग का गोला है और मंगल अंगारा, तो अंगारे की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बहुत बड़ी अग्नि में, बहुत बड़े दवानल में। और एक और इसका ऐड ऑन हो रहा है इसके साथ कि 31 दिसंबर 2025 का टोटल 7 हो रहा है जो कि केतु का नंबर है, और 1/1/2026 का टोटल 3 हो रहा है जो कि जुपिटर का, बृहस्पति का नंबर है। और केतु बृहस्पति का चेला है, बृहस्पति का स्टूडेंट है। तो यहाँ पे अगर 25 से 26 की तरफ हम जाते हैं, 2 चीज़ों को हमें साथ-साथ समझना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम अपनी ईगोज़ को, अपने क्लैशेस को, ठीक है, और जो मैं होती है, घमंड होता है, किसी भी चीज़ पे हो, अगर हम कंट्रीज़ को लेते हैं, कोई कंट्रीज़ वेपन्स बहुत ज़्यादा बनाती है, हथियार बहुत ज़्यादा बनाती है, किसी कंट्रीज़ के पास पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेके अगर उसको फ़ोकस करके वो गुरूर में आएँगे, घमंड में आएँगे, तो कहीं न कहीं वो अपना ही नुकसान करवाएँगे। जैसे कि 2026 में स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ जो है, मैं कहूँ मार्च, अप्रैल, मई, सेकंड हाफ है मार्च, अप्रैल, मई, उस दौरान कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत सैकड़ों प्राणियों की, लोगों की जान जाने वाली है। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ घटेंगी। और जो लालच वाला फैक्टर जो होता है, जैसे कि पहले मैं कह के हटा हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ वेपन्स बनाती हैं, बहुत सारी कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि पेट्रोलियम में डील करती हैं। तो अगर वो उनको स्टोरेज करना शुरू कर दें और अगर वो उनकी डिमांड बढ़ाएँ और उनके रेट बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो स्टक अप हो जाएँगे। यहाँ पे डिप्लोमैटिकली क्या स्वार्थ में आके कंट्रीज़ क्या करने वाले हैं कि कहीं न कहीं किसी भी तरह का कोई भी छोटा-सा अगर लड़ाई-झगड़ा होगा, तो उसको बहुत बड़ा रूप देने की कोशिश करेंगे, जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो वॉर टाइप सिचुएशंस आ सकती है। वार टाइप सिचुएशंस आ सकती है, बट वार होने नहीं देंगे, बिकॉज़ अगर वार हो गया तो दुनिया आधे 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये डिप्लोमैटिक चलेंगे, ये करेंगे क्या? लड़ाइयाँ होंगी, अपने हथियार बेचेंगे, ठीक है। लड़ाइयाँ रुकेंगी, फिर कहीं और लड़ाइयाँ होंगी, फिर हथियार बिकेंगे, फिर ठीक लड़ाइयाँ है। रुकेंगी, तो इस तरह की चीज़ें होंगी जिसमें बहुत सारी जानें जाएँगी। चलिए, ये तो आपने हमें ब्रीफ में बता दिया थोड़ा सा, तो इसको धीरे धीरे थोड़ा सा स्पेसिफिकली लेके जाते हैं ताकि ऑडियंस को हर एक जी, चीज के बारे में डिटेल में पता चल पाए। जी। तो एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है? और ऐसी कौन-सी राशियाँ हैं जिनके लिए ये साल बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है? देखिए, कर्क, कन्या, अगर मैं 2 राशियाँ पहले उठा लेता हूँ। कर्क राशि के लिए इसलिए है क्योंकि ये साल सूर्य का है, अग्नि का है। कर्क का जो है चंद्रमा शीतलता है, जल तत्व की राशि है, तो ये कहीं न कहीं कंट्रास्ट है। दोनों एक-दूसरे से विपरीत हैं। तो येस, ऑफ कोर्स कर्क राशि के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ आप मेंटली, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। अगर उनके चार्ट में राहु की कंडीशन अच्छी है, तो कहीं न कहीं मानसिक तौर पे वो ठीक निकल सकते हैं, अदरवाइज़ उनको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। फाइनेंशियली पैसा आएगा, लेकिन पैसा बिना वजह से, जहाँ पे खर्च नहीं होना चाहिए, वहाँ पे खर्च होगा।
ठीक है। बहुत कोशिशें करेंगे वो कि उसको रोक के रखें, बट उनके लिए ये संभव नहीं हो पाएगा। कन्या राशि का जो बुध की प्लेसमेंट्स होंगी 2026 में, अलग-अलग टाइम पे जो चेंजेस आएँगे, उस दौरान कन्या राशि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगी, उनके डिसीज़न्स में, ठीक उनके है। इन्वेस्टमेंट्स में। तो वो जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो किसी गलत डायरेक्शन में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे वो। फाइनेंशियली कन्या राशि के लिए खराब है ये साल। और किन-किन राशियों के लिए बेनिफिशियल है? लियो, नो डाउट लियो के लिए बहुत अच्छा है, सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है। अपना सैजिटेरियस जो धनु राशि है उसके लिए अच्छा है, तुला के लिए अच्छा है। क्योंकि 2026 में जो चेंजेस होंगे, प्लेसमेंट्स होंगी इन राशियों की, तो उसके लिए कहीं न कहीं सूर्य का जो ये साल है फेवरेबल रहेगा, उनको सपोर्ट करेगा। तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र भी अग्निकारक ग्रह है, तो कहीं न कहीं उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी सूर्य की इस साल से। चलिए, अब आपने कन्या राशि के लिए बोला ये साल ऐसा रहने वाला है, तो अब आप थोड़ी-सी रेमेडीज़ भी बता दीजिए क्योंकि मैं ही बैठा हूँ कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखिए नॉर्मली 2026 में जहाँ तक 1 2-3 रेमेडीज़ ऐसी हैं जो सबको ही करनी चाहिए। जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उनको भी करनी चाहिए और जो अच्छा है उनको भी करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सूर्य को जल देना। सूर्य को जो अर्घ देते हैं, सूर्य को जो जल देते हैं वो उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। सु 10-15 मिनट ऊपर हो जाए, वो चलता है। सूर्य से पहले उठना, सूर्योदय से पहले उठना, ये शास्त्रों में भी वर्णित है कि सूर्योदय से पहले जो उठता है, उसकी वैसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हेल्थ वाइज़ लगा लो, फाइनेंशियली लगा लो, पारिवारिक तौर पे लगा लो। तो जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं तो हमें स्नान वगैरह करके तैयार रहना चाहिए। उगते हुए सूर्य को हमेशा जल देना चाहिए। साइंटिफिकली भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, उगते हुए सूर्य को जल देना। तो पहली रेमेडी तो ये है कि उगते हुए सूर्य को जल दें। अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सँभाल के रखने के लिए मंदिर में दान ज़रूर दें, ख़ास करके मीठा, मीठा। ठीक है? मंदिर जो होता है वो बृहस्पति का घर होता है क्योंकि केतु अपने आप को सरेंडर कर बृहस्पति रहा को सरेंडर कर रहा है, तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग रखना, प्योर रखना बहुत ज़रूरी है। मंदिर में मीठा, मीठा मंगल का रूप होता है, मंदिर में चने की दाल दे सकते हो, गायों की सेवा करना, काली और लाल रंग की जो गायें होती हैं उनकी सेवा करना, ये सारी चीज़ें 2026 में करीब-करीब करते ही रहना चाहिए। ये काफ़ी काली और लाल का कुछ स्पेसिफिक है? देखिए काली गाय प्रतीक होती है शनि का और जो भूरी गाय कहते हैं, जैसे लाल गाय होती है, वो शुक्र का प्रतीक होती है, ओके। ठीक है? तो ये प्लैनेट्स बैलेंस रहेंगे, वैसे तो गाय में सारे देवी-देवता आ जाते हैं। थोड़ा-सा स्पेसिफिकली और कि करियर वाइज़ किन-किन राशियों के लिए साल बहुत अच्छा होने वाला है? करियर वाइज़ मतलब नो डाउट तुला और धनु। कुंभ का भी कहीं न कहीं किसी हद तक अच्छा है। बट ये स्पेसिफिकली ये जो 2 राशियाँ हैं क्योंकि लियो जो है, लियो तो वैसे ही सन ड्रिवन है सिंह राशि। सिंह राशि का तो बहुत ब्रॉड में बताना पड़ जाएगा। बट धनु और तुला ये 2 राशियाँ ऐसी हैं जिनको करियर वाइज़ अच्छा मतलब जो पहले चल रहा है, उससे कहीं अच्छा इनको मिलेगा 2026। और सर किस-किस कैटेगरी के बिज़नेस जो हैं वो ग्रो करने वाले हैं? देखिए, ये तो इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करता है कि उनके चार्ट में कौन-सा बिज़नेस या कौन-सी जॉब लिखी हुई है। बट सूर्य से संबंधित अगर वो कार्य कर रहे हैं, तो नो डाउट इनको फ़ायदा होगा। जैसे कि कोई 1-2 एग्ज़ाम्पल सूर्य से संबंधित अगर कार्य? कोई सरकारी नौकरी में सरकारी महकमा जितना भी है वो सूर्य से संबंधित है, ठीक है? जॉब वाइज़ अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उनको अगर उनकी प्रमोशंस ड्यू हैं तो वो हो जाएँगी, ठीक है? ठीक है। उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होनी है, तो वो हो सकती हैं। कोई डिपार्टमेंट चेंज करना है उनको, वो हो सकता है। बिज़नेस में कोई ऐसी कैटेगरी है जो पर्टिकुलरली ग्रो करेगी पर्टिकुलरली? कंसल्टेशन से रिलेटेड जो बिज़नेस होते हैं, और भी ग्रह इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बुध भी होता है, बट कंसल्टेशन से रिलेटेड जो भी हैं, जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके लिए अच्छा है। ठीक है सर, ये तो हमने करियर वाइज़ भी बात कर ली, सब कुछ कर लिया। कुंडली में लगन में सूर्य बैठा है, हुँ। उन लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, लग्न जो है वो हमारी आत्मा होती है, हम जो खुद होते हैं वो हमारा लग्न होता है। लग्न में सूर्य को वैसे आत्मा का प्रतीक माना गया है, अगर लग्न में सूर्य है, सूर्य बैठा हुआ पहले घर में,
तो वो बहुत ही अच्छा है उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए, बशर्ते सूर्य पे किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, जो कि सूर्य को वीक करता है, कमज़ोर करता है। डिग्रिकली अगर आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है, तो नो ठीक डाउट है, ये 2026 में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उनको मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक चाहे वो है, आपका फाइनेंशियल लाइफ़ हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ हो, उसमें काफ़ी ग्रो करेंगे। बट डिपेंड करता है कि आपकी जो पर्सनल चार्ट है, वो क्या कहता है। ठीक है। मतलब उन उन लोगों के लिए ये साल बेनिफिशियल ही रहने वाला है, बहुत, अगर कुंडली के लगन में सूर्य है तो। लगन का सूर्य है तो। सर कभी आपने इतने सालों में इतने लोगों की मदद की है, आपने कभी कोई ऐसा केस देखा है कि लगन में सूर्य बैठा हो, पर फिर भी फलीभूत नहीं हो रहा, रिज़ल्ट नहीं दे रहा? बिल्कुल, वो इसलिए मैंने पहले बताया था कि पर्सनल चार्ट जो होता है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि लगन में मकर राशि है, मकर राशि का सूर्य है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक ठीक है? ये एक कंडीशन है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, सैकड़ों कंडीशंस हैं ऐसी, जिससे कि सूर्य वीक हो जाता है। लगन में सूर्य बैठा है 0 डिग्री का है, ठीक है, ठीक है? तो वो अगर 0 डिग्री उसमें अगर पावर ही नहीं है। अब कुंभकर्ण का मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। कुंभकर्ण ने जब वो वरदान मिल रहे तो ब्रह्मा जी से निंद्रासन माँग लिया, ठीक है? वो 6 महीने साल के आधे आधे टाइम में सोते थे, फिर उठते थे, खा पी के फिर सो जाते। तो उनकी जो शक्तियाँ, उनकी जो पावर वो सुप्त अवस्था में थे। उनकी पावर का कोई यूज़ नहीं था। हालाँकि काफ़ी बलशाली थे लेकिन उनका बल काम कहाँ आया? वही यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर डिग्रिकली सूर्य वीक है या फिर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या फिर शत्रु राशि में बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करती हैं। तो यस, माँगने वो तो इंद्रासन गए थे, हाँ, माँगने इंद्रासन आए थे। हाँ, और निंद्रासन माँग लिया उन्होंने। अच्छा, पर कहते तो है ना कि रावण ने जैसे सभी ग्रहों को अपना बंदी बनाया हुआ था, तो वहाँ पे भी ये इम्पैक्ट पड़ा मतलब इन चीज़ों हाँ, देखिए जब कोई किसी का गुलाम होता है, ठीक है? तो उस कंडीशन में तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उस कंडीशन में तो जो उसका मालिक है, वो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ये कालसर्प योग में ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल आता है। कालसर्प योग में बेसिकली ये होता है कि राहु और केतु के अंडर सारे ग्रह आ जाते हैं। ठीक है, किसी भी तरफ आग लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे कहीं पर भी राहु केतु के एक तरफ आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक तरह से उनके कहे में, उनके उस राहु और केतु के हुक्म में आ जाते हैं। ठीक है, उसी को कालसर्प योग कहते हैं। कालसर्प योग से लोग डरते हैं, डराया जाता है। कहीं किसी जगह पे ये ठीक भी है कि उसकी पूजा वगैरह ये सारी करनी चाहिए, बट कई बार ऐसा होता है कि कालसर्प योग ही बहुत कुछ देने वाला होता है। हुँ, ठीक है? तो अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराइए। उसके ठीक है, बाद समझिए सबसे पहले कि आपकी कुंडली कह क्या रही है। कहीं ये ना हो कि कालसर्प योग आपको सब कुछ देने वाला हो और उसी को आप भंग करके बैठ जाओ। ठीक है सर। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि पर्सनली कुंडली दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए। अब जैसे बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं आजकल, बहुत ट्रेंड में है एस्ट्रोलॉजी, जी। ठीक है? तो किसी भी ऐप पे जाने से पहले या कुछ भी किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने से पहले किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं ऐप्स हुँ, के हुँ। ऊपर, हुँ, हुँ। और आइडेंटिफ़ाई करना कि कौन से वाला अच्छा है, कौन से वाला नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। हुँ। तो इनिशियल जैसे सब फ्री चैट भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, क्या ऐसा किया जाए कि पता चल जाए कि हाँ, ये कोई मतलब हमें ऐसे ही बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? जी। जैसे आपने बोला कि हम अपने कालसर्प योग को ही भंग कर लें, हुँ। तो वो चीज़ कैसे आइडेंटिफ़ाई की जाए? देखिए वैसे कई तरह की कुंडलियाँ होती हैं, बट स्पेसिफिकली आप अपनी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, चलित कुंडली और गोचर कुंडली, ये 5 जो कुंडलियाँ हैं, स्पेसिफिकली इनको अच्छे डिटेल्ड में आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें देखो जिनको नॉलेज है, वो कई बार नॉलेज से भी मैनिपुलेशन कर देते हैं। ठीक है, या फिर कम नॉलेज है, कोई ऐसी जगह पकड़ लेते हैं, कई लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कोई ऐसी चीज़ पकड़ लेते हैं जो सामने वाले को नहीं पता। ठीक है, रैंडमली जब हम ये ऐप्स वगैरह पे देखते हैं तो जो चीज़ें चल रही हैं, जो लोगों से सुना है, जो एस्ट्रोलॉजर से सुना है, वही हम देख सुन के ये अज़्यूम कर लेते हैं कि हाँ, जो कह रहा है अगला ठीक है। बट ये 5 तरह की जो कुंडलियाँ मैंने बताई, इनकी डिटेल स्टडी बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस करो।
देखिए, जिस ऐप पे या फिर जिस एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर रहे हो, उनसे आप कितने सवाल कर पा रहे हो? ठीक है। सबसे अच्छी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है। कोई 200 में कर रहा है, जो आजकल आपने क्या बोला था वो प्रचार कर रहे हैं हाँ अपनी जी। अपनी ऐप्स का। कोई कहता है 299 में कर देंगे जी, कोई कहता है 400 में आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे ना रेट पे फ़ोकस ना करें। मेरा यही सजेशन है कि रेट पे फ़ोकस ना करें। यहाँ पे फ़ोकस करें आपके सवाल जो हैं, वो आप कितने पुट कर रहे हो अपने एस्ट्रोलॉजर से। जितने क्वेश्चन्स आप अपने ज्योतिषी से, अपने एस्ट्रोलॉजर जिससे आप कंसल्टेंसी ले रहे हो, जितने सवाल आप पुट कर रहे हो, जितने सवाल आप पूछ रहे हो और जितने मैक्सिमम सवालों का वो जवाब दे रहा है, इसी में सब कुछ है। पहली चीज़ तो यही है, जब तक आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, तब तक आप समझोगे क्या? बिल्कुल। और जिज्ञासा सवाल किसके रिगार्डिंग करने हैं? मैंने 5 तरह की कुंडलियाँ बता दी हैं। इनके ऊपर सबसे पहले करो। कई कहते हैं कि जी हम ये बता देंगे, ऐसा कर देंगे। ये सारी चीज़ें छोड़ के 5 कुंडलियों के बारे में स्पेसिफिकली आप अपने जिस एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हो उससे पूछो। उसी में सारे आपकी लाइफ़ के जो भी है, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, शादी-ब्याह से रिलेटेड, उसी इसी में आ जाएँगे सारे जवाब। तो मतलब आपको प्राइस पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मतलब फिर मैं यही कहूँगा कि प्राइस का मैटर नहीं करता। यहाँ पे जो मैंने 5 तरह की कुंडलियाँ बताई, सबसे पहले क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, आपकी मेरे पंडित जी की भी ऐप है, हाँ जी। वो ऐप पे जाके पहले समझें कि ये पाँचों कुंडलियाँ एक्चुअल में है क्या? बिल्कुल। आपने जितनी भी ऐप देखी होंगी, उन ऐप्स में ये कुंडलियाँ हैं, नाम आ गया लगन कुंडली, ये कुंडली, वो कुंडली। लेकिन लगन कुंडली की डिस्क्रिप्शन, उसकी जो डेफिनेशन जो है, वो कहीं नहीं है, किसी ऐप में नहीं है। ठीक है। ठीक है? सबसे पहले जो ऐप पे जा रहा है उसको ये पता चले कि लगन कुंडली होती क्या है? चलित कुंडली होती क्या है? नवमांश कुंडली होती क्या है? ठीक है। अगर उसकी डेफिनेशन पता है तो उसको ये पता चल जाएगा कि इस कुंडली से मेरे जीवन का ये वाला हिस्सा जो है, वो मैं पता कर लो। पता कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, उसी के हिसाब से फिर महँगे-सस्ते का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर वो सैटिस्फाइड है उस डेफिनेशन से तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चाहे ₹100 वाली हो, चाहे ₹500 पर मिनट हो, चाहे 1000 पर मिनट हो, वो करेगा। हर एक कुंडली की डेफ़िनेशन होनी चाहिए ऐप के ऊपर। जी, तो हमारी जो अब ऐप आने वाली है मेरे पंडित जी के नाम से, हमने इन चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखा है। और हमें लगता है कि लोग जब कुंडली की बात होती है तो एक छोटी बात नहीं होती है। आपके लाइफ़ के बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न्स लिए जाते हैं उसी बिल्कुल, कंसल्टेशन के बेसिस पे। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने प्राइस कोई स्पेसिफ़ाई किया ही नहीं है उस पे स्पेसिफ़िकली। इसीलिए जैसे जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरे पंडित जी की जो ऐप आप लोगों की लॉन्च हो रही है, तो उसमें डेफ़िनेशन के साथ आप कुंडली का विवरण डालें कि अगर जो कुंडली वो देख रहे हैं या फिर जिसके बारे में समझ रहे हैं, एट लीस्ट वो कुंडली है क्या? बिल्कुल आचार्य जी, हमने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा भी है, थोड़ा-सा आने वाली ऐप में जो हमने किया है उसको और इम्प्रोवाइज़ करेंगे ताकि हर किसी को समझ आ सके। हुँ। इसलिए हमने प्राइस के लिए कुछ स्पेसिफ़ाई नहीं किया है, हम पर कंसल्टेशन पे चल रहे हैं। आने वाले टाइम में मिनट्स को भी हम उसी तरीके से वेरिएबल में लेके आएँगे ताकि हर किसी के लिए उतना आसान हो जाए। तो इन्हीं चीज़ों पे चलते हुए बस हम ऐप को लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी। बधाई हो, बहुत-बहुत बधाई हो आपको। तो आचार्य जी आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि कुछ देश जिनके पास पेट्रोलियम का या हथियारों का वो है तो हर कोई डिमांड बढ़ाएगा, सप्लाई करेगा। तो कुछ देशों के बारे में स्पेसिफाई बता सकते हैं कि 2026 में किन-किन देशों के लिए वो अच्छा हो सकता है या कौन से देश वॉर में आ सकते हैं? देखिए, ये सूर्य का साल है और जो कुछ एक जो बेसिक और स्पेसिफिक चीज़ें हैं, अगर मैं धर्म को ले लेता हूँ, धर्म एक आधार है, झगड़े का भी, शांति का भी। हथियार, अगर कोई एक इंसान, कोई एक कंट्री हथियार बना रही है, उसने अपनी प्रोडक्शन कर ली, लेकिन उसकी खपत कहाँ है? या तो चारों तरफ ऐसा माहौल है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, वायलेंस फैल रहा वायलेंस फैल रहा है, तो हथियार का इस्तेमाल होगा, वो हथियार खत्म होंगे, फिर नए लिए जाएँगे। है। लेकिन जो भी उन्नतिशील देश होता है, शांतिप्रिय देश होता है, वहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि युद्ध किसी भी मुद्दे का सॉल्यूशन समाधान नहीं नहीं है, है। बिल्कुल। ठीक है जी? यहाँ पे कुछ डिप्लोमैटिक कंट्रीज़ हैं,
जो बहुत ज़्यादा शुरू से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि किसी को स्पेसिफ़िक नहीं कहना चाहूँगा मैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका आधार ही, जिनकी इकोनॉमी ही 70% हथियारों पे टिकी हुई है। वो हथियार बनाते हैं, लेटेस्ट हथियार बनाते हैं। अगर उन हथियारों की खपत ना हो, तो फिर वो भूखे मर जाएँगे। ठीक है। तो वो डिप्लोमेटिक कंट्रीज़ जो हैं, वो नहीं चाहेंगी कि पूरे विश्व में शांति रहे। और क्योंकि ये साल भी एग्रेशन का है, बिल्कुल। गरम दिमाग का है, मैक्सिमम कंट्रीज़ ये भ्रांति भी फैलाएँगे, चाहे वो धर्म के बेस पे हो, बिल्कुल। ठीक है? चाहे और किसी इकोनॉमिकल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इनको आधार बना के कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि युद्ध जैसी स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन युद्ध में देशों को, जो डिप्लोमेटिक कंट्रीज़ हैं, वो युद्ध में दूसरे देशों को ख़त्म नहीं होने देंगे। जैसे अभी रूस और उसका युद्ध चल रहा है, वो युद्ध इतने दिन से चल रहा है। ठीक एक है। कंट्री तो पूरी तरह, अगर वैसे देखा जाए, एक लेमैन की तरह देखा जाए, तो वो खत्म ही हो चुकी है। बट आज भी उस कंट्री को स्टैंड किया हुआ है कुछ दूसरी कंट्री ने, जो कि हथियार बनाती हैं। बिल्कुल। ठीक है? अगर एक देश खत्म ही हो जाएगा, तो फिर उसका तो अस्तित्व ही नष्ट हो गया ना। फिर तो उस उनके डिप्लोमेटिक कंट्रीज़ के काम ही नहीं आएगा वो। तो इस तरह की डिप्लोमेसी से चलते हुए ये होगा, 2026 में इस तरह की घटनाएँ होंगी। आपने रशिया की बात करी, तो रशिया के लिए स्पेसिफिकली 2026 कैसा रहने वाला है? रशिया के लिए 2026 में काफ़ी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है। क्योंकि एक तो उनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो ट्रेड के लिए लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है उनके पास। ठीक ठीक है? है। विंटर सीज़न में, सर्दी के दिनों में उनके जो कोस्ट है, बंदरगाह हैं, वो जम जाते हैं। ठीक है। दूसरा, ऑब्वियसली पेट्रोलियम, हथियार, ये भी उनका एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो आने वाले टाइम में शायद इन्हीं सारी चीज़ों को बेस बना के रशिया को अलग-थलग किया जाएगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है। और उसके लिए थोड़ा टफ टाइम है। अगर वो वही केतु और बृहस्पति वाली बात है, अगर वो अपने ज्ञान से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, और जो उन जिनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, उनके साथ और अच्छे संबंध बना के चलेंगे, तो शायद कहीं न कहीं इन सब चीज़ों पे वो काबू पा सकते हैं। ठीक है सर। अदरवाइज़ टफ है उनके लिए। यस। ठीक है आचार्य जी, जैसे अभी वॉर की बात चल रही थी, तो 2025 में एक और वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। जी। तो 2026 में इंडिया में क्या सिचुएशंस रहने वाली हैं? इंडिया के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? और पाकिस्तान का कैसा रहेगा? देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान अब जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ के साथ वो दोस्ती करना चाह रहा था, मैत्री करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे उनको दोस्ती की जगह कुछ और ही मिला, बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल। हाँ, वहाँ पे उनको ये फ़ील हो रहा था कि ये एक स्लेव जैसी, एक गुलामों जैसी हालत हो जाएगी अगर हम ऐसा करें। अभी जो मुझे लग रहा है कि 2026 ऑनवर्ड आगे चलते-चलते पाकिस्तान कहीं न कहीं ये समझने की कोशिश करेगा कि जो जिस तरह की डिप्लोमेसी मैं लेके चल रहा हूँ, शायद वो दूसरे देशों के साथ ठीक नहीं है। ठीक तो है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, कहीं न कहीं अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल है, अभी श्रीलंका में बाढ़ आई हुई है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के और भारत के दोनों के ही जो मदद, दोनों ने मदद भेजी है, उनके जहाज़ गए हैं। बहुत सारी मदद दोनों ही मिलके कर रही है। दोनों की आर्मी, जो भी इनकी वो होती है, यूनिट होती है, वो दोनों मिलके काम कर रही है वहाँ पे, एक तीसरे देश के लिए। तो ये कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये कोशिश करेगा पाकिस्तान कि मैं एक अलग आइडेंटिटी बन के सामने आऊँ। बिल्कुल, अभी तो बट एक अजीब-सी सिचुएशन चल रही है, जैसे इमरान खान को रखा हुआ है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। राजनीतिक कारणों से होता है, वही डिप्लोमेसी वाली बात आ गई, क्योंकि सूर्य के साल मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिप्लोमैटिक जो होते हैं, डिप्लोमेसी वाली, कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि चलो उनको हाइड करके अपना उल्लू सीधा किया जाए। जब ठीक है। ये हो कि नहीं, ये गलत हो रहा है, तो उनको सामने ला दिया जाए। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से। और इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2026 इंडिया के लिए स्पेसिफिकली कैसा रहने वाला है? ग्रोथ होने वाली है या कुछ नुकसान होने वाले हैं? इकोनॉमिकली कैसा रहेगा? इकोनॉमिकली तो ठीक रहेगा, ग्रोथ ही होगी, क्योंकि भारत एक प्रगतिशील देश है। भारत को सँभालने वाले जो हाथ हैं,
वो भी काफ़ी मजबूत हैं। तो नो डाउट जीडीपी भी ऊपर जाएगी इंडिया की। जहाँ तक इंटरनल लोग हैं, जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, जो सत्ता की बागडोर सँभालते हैं या फिर उसके ऑपोज़िशन में बैठते हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं ये सोचना पड़ेगा कि ये देश है तो हम हैं, ठीक है। ठीक है? जो इस देश को चला रहा है आज की कंडीशन में, जो इस देश को आगे लेके चल रहा है, तो किसी भी ऐरे-गैरे मुद्दे पे उनको गलत टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए, मुझे ये लगता है। ठीक है आचार्य जी, चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही ट्रेंडी सा टॉपिक है जैसे, और बहुत पिछले अभी रिसेंटली ही क्रिप्टो की बात करें अगर हम, तो क्रिप्टो की मार्केट एकदम से क्रैश हो गई, बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। हुँ। ठीक है, तो अगर क्रिप्टो की बात करें तो 2026 आने वाला सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए कैसा रहेगा? मतलब क्रैशेस होंगे, ठीक है? या ग्रो करेगी, लोगों को बैकअप मिल जाएगा? किस तरीके से रहने वाला है क्रिप्टो को लेके ये साल? देखिए, जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी का सवाल है, मैं ये पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2026 का जनवरी और फरवरी, ये हिडन पावर लेके आ रहा है ऐसे लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, जो इसका ट्रेड कर रहे हैं, जो इसका ये काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का। जनवरी और फरवरी में अपनी स्पेसिफिक कुंडली दिखाएँ। नो डाउट अगर उनके प्लैनेट्स को थोड़ा-सा सुधार दिया जाए, थोड़ा-सा सुधार दिया जाए तो 2026 दिसंबर तक उन्होंने अभी तक जितना खोया उसका 3 गुना पा लेंगे। 2026 का जो साल है, क्योंकि ये किंग है, राजा का साल है, सूर्य का साल है। राजा, राजा ही रहता है, ठीक है, ठीक है? उसकी रियासत बनेगी। 2026 दिसंबर तक क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, बशर्ते जनवरी और फरवरी से पहले-पहले जनवरी-फरवरी में अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवा के कुछ एक रेमेडीज़ हैं जो स्पेसिफिक मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए बनाई हैं, जो क्रिप्टो वगैरह शेयर मार्केट भी है, बट शेयर मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है, बट इसमें काफ़ी डाउनफॉल आया है और इसमें बहुत अच्छी हाइक आएगी, अपनी रेमेडीज़ कुंडली दिखा के ले लें। ठीक है। मतलब अगर अपनी कुंडली के हिसाब से रेमेडीज़ कर लें, प्लैनेट्स को ठीक कर लें, तो आने वाला साल बहुत अच्छा है क्रिप्टो जितना के लिए। खोया उससे 3 गुना ज़्यादा पा जाएँगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। ठीक है सर, क्रिप्टो की तो हमने बात कर ली आचार्य जी, और उसके अलावा जो वैसे फाइनेंशियल्स इन्वेस्टर्स रहते हैं, हुँ। कोई स्टॉक मार्केट में कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी में कर रहा है, तो उनको कैसे रहना चाहिए? मतलब बोल्डली करें, थोड़ा सेफली करें, किस तरीके से उनको करना चाहिए 2026 में? देखिए, 2026 में अपने 3 ग्रह को स्पेसिफिकली आप देख के चलें, मंगल, बुध और चंद्रमा। ठीक है, इन 3 ग्रहों की अच्छे से कुंडली जाँच करवा लें, अच्छे से उनको समझ लें कि 2026 में उनकी प्लेसमेंट क्या है और वो क्या डिमांड कर रहे हैं। बट इन 3 ग्रहों का अच्छे से विश्लेषण करवा लें, पहले समझ लें कि आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में 2026 में ये क्या करने जा रहे हैं। ठीक है आचार्य ठीक है? जी। सूर्य है, बंडल ऑफ एनर्जी है आपके पास, आप काम करोगे, आप थकोगे नहीं, काम करते रहोगे, लेकिन काम करने के लिए जो एक होमवर्क होता है, ठीक है? एक थ्योरी होती है, वो थ्योरी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ठीक है, वो इन 3 ग्रहों से बेसिकली धन देने वाले ग्रह ही ये 3 हैं। ठीक है। अगर इन तीनों को आपने बैलेंस कर लिया कुंडली में, तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, कमाते रहो। चलिए आचार्य जी, ये सारी चीज़ें तो हो गई। हम बात करते हैं थोड़ी-सी हमारी ऐप मेरे पंडित जी के बारे में। जी, आपने उस ऐप का देखा है, इंटरफ़ेस देखा है, आपने कंटेंट भी गाइड किया है। जी। तो आपको क्या लगता है वो क्या वैल्यू ऐड करेगी लोगों की लाइफ़ में? हुँ। देखिए, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें और जो मतलब एक्सप्लेन किया था पहले आपने पॉडकास्ट से पहले जो हम बातें कर रहे थे, सारा जो समझाया था आपने ऐप के बारे में, सारी डिटेल्स जो मैंने इनपुट्स दिए थे ऑलमोस्ट थे, कुछ एक नहीं थे, वो आप लोगों ने उसमें इंक्लूड कर दिए थे। मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप एस्ट्रोलॉजी की बन के आने वाली है। क्योंकि जब दूसरी ऐप्स हम यूज़ करते हैं, जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो जब चार्ट वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हो जाती हैं, जिनकी कैलकुलेशंस नहीं हैं दूसरी ऐप्स में, और जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया था इस ऐप का, मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है ये। तो आचार्य जी, अब लाल किताब के बारे में अगर हम पूछें कि लाल किताब क्या कहती है 2026 के बारे में? देखिए, लाल किताब किसी भी स्पेसिफिक
चीज़ के बारे में, किसी साल के बारे में या फिर किसी ऐसी घटनाओं के बारे में लाल किताब को बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लाल किताब में वो कैपेसिटी है कि आपके एक घर का ग्रह दूसरे घर में बिठा सकती है। ठीक है? ठीक तो है। लाल किताब तो प्योरली रेमेडीज़ है। अगर कोई अप्स एंड डाउन्स हैं, तो लाल किताब की रेमेडीज़ करिए आप। तो ठीक है? मतलब एक रेमेडी मैं अभी बता देता हूँ, जैसे मैं अभी बोल के हटा हूँ कि मंगल, बुध और चंद्रमा ये धन देने वाले ग्रह हैं। नॉर्मली लोगों को करना चाहिए ये जो चावल को जब हम भूनते हैं, फुल्लियाँ बनती हैं उसकी, ठीक है? उसके बिल्कुल। ऊपर मीठा चढ़ा के आप रेगुलरली ख़ास करके सोम, मंगल, बुध 3 दिन आप मंदिर में बाँटें, जो मंदिर में पंडित जी जिस पात्र से प्रसाद देते हैं, उस पात्र को भर दें, ठीक है। भगवान जी को भोग लगाएँ। उस प्रसाद को बाँटें, खुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ, सबसे बेस्ट रेमेडी है। ये इसमें ये तीनों ग्रह आ जाते हैं, जो फुल्लियाँ होती हैं उसके अंदर की जो हवा होती है, जब चावल फूल जाता है उसके अंदर हवा होती है, ठीक है। बासी हवा होती है वो बुध होती है। चावल चंद्रमा होता है, ठीक है। आँच जो है मंगल मीठा मंगल होता है, आँच में तप के वो फूलती है और उसके ऊपर जो मीठा चीनी चढ़ाई जाती है वो मंगल होता है। ठीक है। इन तीनों को जब आप बृहस्पति की शरण में लेके जाते हैं, जब मंदिर में आप चढ़ाते हैं, भगवान को प्रसाद लगाते हैं, पंडित जी के जो प्रसाद वाला पात्र है उसमें आप उसको डालते हैं, वहाँ से भी बँटता है, लोगों को भी आप बाँट रहे हो, खुद भी खा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है ये। ठीक है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि कितना भी खराब आपका चार्ट हो, अगर लाल किताब के अकॉर्डिंगली किया जाए उसको ठीक, आप तो आप सँभल जाओगे, हाँ, बर्बाद नहीं होगे, आप सँभल जाओगे और अगर एक हाइट पे जाना है, तो अपनी चार्ट दिखाइए और रेमेडीज़ लीजिए। ठीक है। आपने जैसे अभी ये एक रेमेडी बताई, तो ऐसी और भी रेमेडीज़ हैं 2026 के लिए जो लोग कर सकते हैं जनरली? देखिए, एक तो मैंने सूर्य को जल देने वाला बताया, एक ये फुल्लियों वाला बताया। गुड़हल के फूल अगर हनुमान जी को चढ़ाए जाएँ, ठीक है। मंगलवार, शनिवार शनिवार, मंगलवार कर लो या फिर मंगलवार कर लो। ठीक है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, 2026 के लिए खासकर, ठीक है। ठीक है? एक और रेमेडी है, जब सूर्य को अर्घ देते हैं हम, लाल मिर्च देखी होंगी आपने, साबुत लाल मिर्च होती है, हाँ जी। उसके बीज निकालने हैं आप, ठीक है। ठीक है जी? एक तांबे के पात्र में जल डालो, उसमें लाल मिर्च के बीज-बीज डालो ठीक है। और उससे सूर्य को अर्घ दो। 2026 के लिए स्पेसिफिक रेमेडी है। इस तरह से अगर आप सूर्य को अर्घ देते हो, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे इसके। पर कोई ऐसी राशि है जिसका कुछ नहीं हो सकता 2026 में, कि जो होना है वो होके रहना है उसके साथ? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हो सकता, हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसी राशि है, जो अपना खुद ही कुछ कर सकती है। कुंभ राशि को मैं बोलूँगा कि कुंभ राशि जैसे ओ ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं, उसी तरह से कुंभ राशि यूनिवर्सल डोनर है। आपने देखा होगा कुंभ राशि का जो सिंबल है, एक घड़ा है, जो कि टिल्ट करके पकड़ा हुआ है किसी ने और उसमें से पानी निकल रहा है, उसमें से पानी बिल्कुल। बाहर जाया जा रहा है। तो कुंभ राशि यूनिवर्सल डोनर है, वो अपने विचारों को, अपने धन को, मतलब जिस चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ है, जो चीज़ उनके पास है, उसको वितरित करने में, उसको बाँटने में कुंभ राशि एक नंबर है। ठीक है जी? तो ये नहीं कहेंगे कि उसका कुछ नहीं हो सकता, हम ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि अपने खुद की रेमेडीज़ खुद ही निकाल सकता है। दूसरी रेमेडीज़ से उसको सपोर्ट मिलता है, बट येस, कुंभ राशि वालों को अगर स्टैंड होना है किसी जगह पे, तो उनको खुद ही अपना कर्म करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है? बिकॉज़ दे आर गिवर, वो देने में विश्वास करते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे उनका ज्ञान हो, चाहे उनकी वाणी से जो मोटिवेशनल स्पीकर्स कुंभ राशि वाले होते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स अगर कोई कुंभ राशि वाला है, तो उसके एवज़ में वो कभी ये सोचते नहीं हैं अपने दिमाग में कि इसका जो मेहनताना है, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे किसी और फ़ेवर के रूप में हो, वो कभी इस चीज़ को बोलते नहीं हैं। वो कभी ठीक इस है। चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं। यही इनका प्लस पॉइंट है, यही इनकी हीलिंग है, यही इनकी रेमेडीज़ है, एक्चुअली। ठीक है। ठीक है? तो कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो इटसेल्फ अपनी रेमेडीज़ खुद कर लेती है और ये साल क्या, कोई भी साल हो, कोई भी वर्ष हो, वो हर साल में अपने आप को कहीं न कहीं एडजस्ट कर लेती है, कुंभ राशि वाली। मैक्सिमम लोग कुंभ राशि के होते हैं, जनरली देखा जाए परसेंटेज वाइज़ काफ़ी हाई परसेंटेज होता है कुंभ राशि वालों का और कुंभ राशि वालों को आपने देखा होगा कि
मैक्सिमम टाइम उनके कोई ना कोई सवाल रहते ही हैं, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा वैसा नहीं हो रहा। समझने की ज़रूरत सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि परमात्मा ने आपको गिवर बना के भेजा, आपको वितरित करने के लिए भेजा है। आप जब उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाओगे कि नहीं मुझे देना है, ठीक है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसे न्यूटन्स लॉ हम कह देते हैं, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वही वाली चीज़ कुंभ राशि के साथ है। जब वो देने में बिलीव करता है, जब वो वितरित करता रहता है, तो उसका जो आना है, वो तय है, वो ठीक आएगा, है। ठीक है? उसकी कंडीशंस नहीं रखनी, बिल्कुल, स्पेसिफिकेशंस नहीं रखनी, बिल्कुल, वो मिलेगा और परमात्मा जो देता है, वो दी बेस्ट देता है, ठीक है जी? बिल्कुल तो ठीक है। कुंभ राशि यस, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले हर साल में कुंभ राशि इटसेल्फ हीलर है, वो अपने आप को खुद हील करेगा। तो आचार्य जी, जैसे आपने बोला कि परमात्मा ने इनको गिवर बनाया है, हुँ, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कुंडली विश्लेषण और इन सब को इनकी परवाह नहीं करते इतनी। हुँ, वो कहते हैं नहीं जी, हम तो अध्यात्म की राह पे हैं, हुँ। है ना? अध्यात्म की राह पे हैं, तो कुंडली विश्लेषण कितना ज़रूरी है, और या सिर्फ़ अध्यात्म की राह पे चलने से भी आपके सारे काम बन जाते हैं? देखिए, सबसे पहले अध्यात्म को समझना पड़ेगा कि अध्यात्म क्या है? उसकी वही जो मैं वो कुंडलियों वाली जो कह रहा था कि डेफ़िनेशन होनी चाहिए, तो अध्यात्म की डेफ़िनेशन क्या है? बिल्कुल, अध्यात्म की डेफ़िनेशन है समापन। जो गोल आप देख रहे हो, वो गोल अचीव हो गया। ठीक है, चाहे भक्ति मार्ग पे अब भक्ति कह देते हैं जो भक्ति, पाठ, पूजा ये सब करता है, वो अध्यात्म की तरफ अध्यात्म की तरफ है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। वो अध्यात्म को अचीव करना चाह रहा है, बिल्कुल, ठीक है जी? अध्यात्म में और एस्ट्रोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि आपने अपने जीवन को जी लिया। आप उस गोल को पा चुके हो और आप परम ब्रह्म के पास हो। जो सांसारिक हैं, ठीक है, नो डाउट पूजा पाठ करते हैं, जो नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं हमारे वो हम करते हैं, लेकिन सांसारिक इंसान अपनी सारी जो डेली की दिनचर्या है उनको देख के चलता है। बिल्कुल, अगर उसको पर डे का खर्चा निकालना है तो वो निकालना है। उनके ठीक है, बच्चे अगर स्कूल में जाने हैं तो जाने हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स खेलेगा, प्रैक्टिस करेगा। ठीक है ठीक जी? है, ये है डेली लाइफ, ठीक है, ठीक है? अगर गौर से देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए तो गृहस्थ सबसे बड़ा तपोवन है, बिल्कुल, ठीक है? जो गृहस्थ होता है, वो सबसे बड़े तपोवन में रहता है, वो रोज़ तपस्या करता है। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि भई अध्यात्म में जाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। इससे बड़ा तपोवन क्या है? इससे बड़ी तपस्या क्या है? हुँ, और जब हम अपने जीवन बिताते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं हम, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे हम अटक जाते हैं, जहाँ पे हम फँस जाते हैं, ठीक है? चाहे बिल्कुल, वो भाग्य की तरफ से कह लो, चाहे हमारी नॉलेज कम है, ठीक है, ठीक है? उसकी तरफ से कह लो, चाहे हमारी दुश्मनी हो गई, उसकी तरफ से कि कहीं न कहीं कोई न कोई अड़चन आती है। तो उनको समझने के लिए हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं कि भई प्रेज़ेंटली जो हमारे ग्रह नक्षत्र है, जो भी इनकी चाल है, जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? किस ग्रह की वजह से हो रहा है? ठीक ठीक है? है, उसको समझने के बाद हम उसकी रेमेडीज़ करते हैं। प्रारब्ध निश्चित है, 100% की जगह हमें 95% 98% रिज़ल्ट कम मिलेंगे। ठीक है, 2 या 3% रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक ये है, चीज़। मतलब इसीलिए एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष हेल्प करती है बिल्कुल, आपके प्रारब्ध को काटने में। काटने में नहीं, आपके प्रारब्ध को सहन करने की शक्ति देती है। ठीक है, अध्यात्म भी सेम ही करता है, पर दोनों नहीं, रास्ते अलग अध्यात्म हैं, सेम नहीं करता, अध्यात्म में चाह नहीं होती। इच्छा नहीं होती कि जो आ रहा है वो सब उसका दिया हुआ है। बिल्कुल, गृहस्थ में इच्छा होती है। गृहस्थ में अगर मेरा बेटा है, मैं चाहूँगा मेरा बेटा आईएएस, आईपीएस बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। बिल्कुल, कोई स्पोर्ट्स में है तो इंडिया टीम में सिलेक्शन हो जाए, क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में। तो ये चाह है, अध्यात्म में चाह नहीं होती। जहाँ मतलब चाह जब खत्म हो जाती है वही अध्यात्म है। जब चाह खत्म हो गई, बिल्कुल, अंदर से आप बिल्कुल खाली हो गए, एम्प्टी जब हो आप गए। शून्य हो जाते हो, आप आध्यात्मिक हो। ठीक है, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ अपने हाथों में ये ब्रेसलेट्स डाले हुए हैं, जी। तो आप इनके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि क्या है और इनसे क्या बेनिफिट होता है? जी, देखिए ये जो ब्रेसलेट है, जैसा कि मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे पंडित जी का जो भी शॉप आप रखोगे उसमें आप इनको रखें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। ये
वेल्थ अट्रैक्शन के लिए ये वाला ब्रेसलेट होता है। इसकी जो कैलकुलेशंस है, कितने मन के होते हैं, कौन से मन के होते हैं, वो मैं आपको समझा दूँगा। ये एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट बेसिकली सैटर्न के लिए, शनि ग्रह के लिए होता है। ठीक है। ठीक है? अब यहाँ पे काफ़ी सारी भ्रांतियाँ भी होती हैं कि शनि ग्रह को कंट्रोल करने के लिए, शनि या किसी भी ग्रह को कंट्रोल करने के लिए हमने ये किया। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये समझा जाता है, अगेन मैं फिर बोलूँगा, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओ, कौन-सा ग्रह क्या चाहता है वो करो। ठीक है जी? शनि वीक है, शनि इम्प्योर है, ठीक है। शनि क्रूर है, तब नहीं। शनि इम्प्योर है, डिग्रिकली वीक है, शनि के स्टोन पहनो। एमेथिस्ट पहन लो, नीलम पहन लो, नीली पहन लो, बहुत सारे स्टोन्स हैं। ठीक ठीक है? है। तो इसीलिए ये ही मतलब ये जो इनकी जो थेरेपी है, वो इस तरह से काम करती है। अब ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण देके समझाऊँगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल मारक होके बैठा हुआ, ठीक है। जान लेने पे तुला हुआ। किसी ने ज्ञान दे दिया, भई आप एक काम करो, मंगल के ये XYZ उपाय कर लो। उन उपायों से मंगल और स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक। करना क्या था? उसकी एनर्जी को घटाना था, बिल्कुल। लेकिन XYZ कोई भी उपाय करके उनकी एनर्जी को हमने और बढ़ा दिया। तो वो उल्टे हो जान गया। लेने पे तुला हुआ है, हमने उनको और खाना खिला दिया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी कैलकुलेशंस हैं, जो आपने बताया था मेरे पंडित जी में काफ़ी सारी सॉर्ट आउट हुई हैं बिल्कुल। ये चीज़ें। बिल्कुल सर, और इनकी एक्टिवेशन का क्या राज़ होता है कि इनको एक्टिवेट करके पहनना पड़ता है या कहीं से भी लेके पहन लो? जैसे मेरे पंडित जी में भी रखेंगे, हाँ, हमने तो जैसे आपने बताया है कि प्रॉपर तरीके से उसको दिया जाएगा हुँ, कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो। बिल्कुल। देखिए, एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है, किसी भी स्टोन का एक्टिवेशन होना, उसको अभिमंत्रित किया जाता है, मंत्रों से किया जाता है, काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं, बिल्कुल। ठीक है? जिस ग्रह का कारक पदार्थ, जिस स्टोन का कारक पदार्थ जो होता है, उससे भी हम एक्टिवेट करते हैं। बहुत सारी पद्धतियाँ हैं एक्टिवेशन की, तो नो डाउट इनको एक्टिव करके ही पहनना चाहिए। इसके अंदर जिसके लिए ये स्टोन जाते हैं, उनका नाम, उनका गोत्र, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, उनकी पूरी प्रॉपर कुंडली बनना, ठीक उसके अकॉर्डिंग उनका स्टोन भी बहुत सारे आपके लाइफ स्टोन होते हैं, करियर स्टोन होते हैं, ठीक है? आपकी फिज़िकल आपकी हेल्थ के लिए स्टोन्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उसी के अकॉर्डिंग मंत्रों से या फिर उनसे रिलेटेड पदार्थों से उनको एक्टिवेट किया जाता है, उसके बाद है। धारण बिल्कुल। किया जाता है। इनकी एक शेल्फ लाइफ भी होती है स्टोन्स की, उस ठीक। शेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंग भी इनको धारण करना चाहिए, वो लाइफ अगर चली जाती होंगी तो उनको दोबारा धारण करना चाहिए। दोबारा नए तरीके से इसको बिल्कुल। दोबारा भी एक्टिवेट किया जा सकता है? मैं सलाह दूँगा कि दोबारा उस स्टोन को एक्टिवेट ना किया जाए, दोबारा नया स्टोन ही अच्छे से एक्टिवेट करके वो पहनना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने ये ब्रेसलेट्स डाले हुए हैं तो इनकी पावर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं बार-बार या बिल्कुल। कैसे? नहीं, बार-बार देखो, बार-बार कर सकते हैं, ये जो बीच का रास्ता है ना, मुझे बीच का रास्ता कभी पसंद नहीं आता है। ठीक है। बीच का रास्ता तब निकलता है जब आप ये सोचते हो कि सामने वाला जो है, वो इतना खर्च करेगा। ठीक है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, सामने वाला इंसान ₹1, ₹5, ₹10, ₹100 खर्च करेगा। बिल्कुल। ये हमने सोच लिया। हकीकत में ये है कि वो उतना खर्च करेगा, लेकिन उसमें हम उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं। हम बिल्कुल। उसके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने ये अभिमंत्रित करके दे दिया। ठीक है। हमने एक्टिव करके दे दिया, जो भी XYZ स्टोन है वो हमने उनको दे दिया। ठीक है। उसकी एक्टिवेशन कितनी हुई है? क्या वो एक्चुअल में उस पावर का है? ठीक है। ठीक है? तो ये अल्टीमेटली सामने वाले के साथ ही चीटिंग होगी, धोखा होगा। तो इसीलिए उनको भी एजुकेट किया जाए, जो भी इस तरह की डिमांड करते हैं कि कुंडली दिखा के अगर हम रेमेडीज़ बताते हैं किसी को, तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, देखो भाई, आपकी ये रेमेडीज़ है। अगर मैं स्टोन का एग्ज़ाम्पल ले लूँ, किसी को नीलम पहनाना है, ठीक है। ठीक है? तो मैं उनको यही बोलूँगा कि इस क्वालिटी का नीलम आपको पहनना है, इस धातु में पहनना है ठीक है। और इस तरीके से पहनना है। ठीक है जी? ठीक है। अगर वो नीलम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उसका रिप्लेसमेंट स्टोन, ठीक है जी, रिप्लेसमेंट भी होते हैं स्टोन्स की, ये XYZ स्टोन जो हैं, ये इसकी रिप्लेसमेंट है, लेकिन उसका काम और इसके काम में इतना डिफरेंस है। ठीक है। आपको अगर अच्छा लग रहा है, यू बाय इट, अदरवाइज़ लीव इट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उससे क्या है, ये देखिए, ये मतलब मैं कोई ईगो वाली बात नहीं बता रहा, ये मैं उसको एजुकेट कर रहा हूँ कि देखिए आपके लिए ये सही है।
ठीक है। ठीक है जी? किसी को कैंसर हो गया, तो ऑब्वियसली या तो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसका अल्टरनेट अगर आप बोलो आपके जो अंदर जर्म्स है, जो बैक्टीरियाज़ है उनको मारते रहेंगे जी, कोई उपचार नहीं है, वो बिल्कुल, उसके साथ धोखा है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? इसलिए हम भी यही कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से डर के नहीं, इसको समझ के चलो, समझ के चलो, बिल्कुल, तभी आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। और और वो समझा तब जाएगा जब आप अपने एस्ट्रोलॉजर से सवाल करोगे। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बार-बार ज़ोर दिया कि कुंडली का विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे पंडित जी ऐप पे हम एक प्री लॉन्च ऑफ़र भी चला रहे हैं अभी, सिर्फ़ ₹1100 में आपका वर्षफल, जिसमें आपकी फ़ाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी लव लाइफ़, आपकी पर्सनल लाइफ़, आपकी नवमास कुंडली, इन सब के बारे में बताया जाएगा। आपका करियर स्टोन, आपका इनकम स्टोन या फिर आपके साल में आने वाली रेमेडीज़ कौन-कौन सी होंगी, वो सब उसमें बताया जाएगा और साथ ही साथ एक फ़ॉलो-अप कॉल होगी, जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स आपको वो सब चीज़ें खुद से समझाएँगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक कंसल्टेशन कॉल बिल्कुल फ्री, सिर्फ़ ₹1100 में हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, जल्दी, ताकि सारे लोग अपनी कुंडलियों का प्रॉपर विश्लेषण करा पाएँ, समझ बिल्कुल, पाएँ बिल्कुल, और आने वाले साल को अपने अकॉर्डिंगली और अच्छा कर पाएँ। आचार्य जी, आपसे बातें करके धन्यवाद। 2026 के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे या कोई और क्वेरी है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाइए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही करवाइए। जैसे कि आचार्य जी ने बताया, जितने ज़्यादा सवाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो या हमसे कॉन्टैक्ट करना हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7696705550। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।